सबको मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आज अपन अपने विषय पे चर्चा करते हैं। पिछला जो वीडियो था वो क्लास अपनी कंप्लीट हो गई, वो यूनिट भी पूरी हो गई। उसमें 3 वीडियो बने थे अपने बजट वाले चैप्टर के। तो तीनों वीडियो आपने देख लिए होंगे। वो यूनिट आपके 8 नंबर की एग्ज़ाम में आएगी। उसके बाद में आगे अपन आज एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में जो दूसरी यूनिट है, पहली यूनिट राष्ट्रीय आय की है, दूसरी यूनिट है आपकी मुद्रा एंड बैंकिंग की। तो मुद्रा बैंकिंग की जो यूनिट है उसको स्टार्ट करते हैं। वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग फाइनल एग्ज़ाम में आपकी जो ये यूनिट है 15 नंबर को कवर करती है। तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ मैटर लेके आया हूँ, तो आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा ध्यान से। अपन बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमेशा आपके जीवन में काम आता है। आपको पता रहना चाहिए कि कैसे-कैसे अपने जीवन में काम क्या-क्या होता है। मनी है उसका क्या-क्या रूप अपने जीवन में। अपन जैसे बात करें अपन मनी की, मुद्रा। सबसे पहले क्या? मुद्रा, मनी। तो जो मनी है इसका इसको अपन वर्तमान समय में अपन काम में लेते हैं। वर्तमान समय में इसको काम में लेते हैं। लेकिन जो अपने अपने बुजुर्ग व्यक्ति थे या पहले के वर्षों में, क्या उस टाइम पे मनी का प्रचलन था? सबसे पहले आपके दिमाग में ये प्रश्न क्रिएट होना चाहिए सबसे पहले। जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में क्या सिस्टम था? कैसे-कैसे मुद्रा का विकास हुआ? कैसे-कैसे आप वर्तमान में मुद्रा की जगह आप प्लास्टिक मनी को यूज़ में लेते हो? कैसे-कैसे आप बैंकों से ट्रांज़ैक्शन करते हो? है ना? आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले ऐसा था कि आप मोबाइल से ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते थे। लेन-देन के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता था। लेकिन आज समय परिवर्तित हो गया है। आज अपन घर बैठे-बैठे सारा काम ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके? तो ये सब किसका कारण है? ये मुद्रा विकास के कारण से हुआ है। यदि अपनी अर्थव्यवस्था में, यदि विश्व की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विकास नहीं होता, तो आज अपन जो अपनी सुविधाएँ हैं, इन सुविधाओं का अपने जीवन में हमेशा के लिए अभाव होता। तो पहले आपको समझना है कि वो जब मुद्रा है, इससे पहले बात करने से पहले मैं बात करता हूँ आपके लिए वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। इसको हम गुड्स बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। यानी वस्तु विनिमय सबसे पहले जब प्राचीन काल की बात करते हैं तो अपने देश में या विश्व देश में सबसे पहले क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ था। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली ये होती है कि जब अपन किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसके बदले में अपने पास जो एक्सेस गुड्स हैं, ज़्यादा वस्तुएं हैं, उनको देकर दूसरे व्यक्ति से अपनी अपनी आवश्यकता की वस्तु को लेके आ जाएँ। सपोज़ करो आपको चीनी की आवश्यकता है, ओके? और किसी कोई दूसरा व्यक्ति है उसको गुड़ की आवश्यकता है, ठीक है? तो दोनों की आवश्यकताएँ जब पूरी होती हैं तब वस्तु विनिमय प्रणाली सफल होती है। तब अपनी आवश्यकताएँ पूर्ण होती हैं। यदि दोनों की जब तक 2 व्यक्तियों की आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं होती, तब तक वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा वस्तुओं का विनिमय संभव नहीं है। तो देखो वस्तु विनिमय प्रणाली सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। और जब वस्तु विनिमय प्रणाली का कठिनाइयाँ आने लग गई, तो धीरे-धीरे अपन ये मानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद में गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, उसके बाद में सिल्वर, चांदी के सिक्के, ठीक है? इस प्रकार से ऐसे-ऐसे चलते एंड एंड में क्या होता है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, इनकी बैंक इन सब की सहायता से विश्व में क्या हुआ कि एक बार्टर सिस्टम का अंत करके ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया था, उसके तहत विश्व में क्या है कि मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ था। उसी उसी की देन से भारत में अपन आज क्या करते हैं, इन सबको क्या पढ़ते हैं, इनको मुद्रा के रूप में अपन यूज़ करते हैं। तो मुद्रा है, इसका विकास होने से अपने जीवन में जो भी आज अपनी आवश्यकताएँ हैं, वो सुलभ हुई हैं। हम अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। घर बैठे-बैठे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले देखो अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले अपना है मुद्रा का अर्थ। मुद्रा का अर्थ एवं विनिमय विकास विनिमय के माध्यम के रूप में,
यानी मुद्रा का अर्थ और विकास हुआ था किसके रूप में हुआ था? विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ था। तो इससे पहले मुद्रा का जब अर्थ और विकास होता है, इससे पहले अपन पढ़ते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, उसमें आपसे ये पूछते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता है। वस्तु का विनिमय किससे किया जाता है? वस्तु से किया जाता है। यानी एक व्यक्ति को वस्तु की आवश्यकता है और दोनों की यदि आवश्यकताएं समान होती हैं, दोनों एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अर्थात वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना, इसको नोट्स में मिल जाएगा आपको। यदि आपके पास चावल का जरूरत से अधिक भंडार है, चावल नहीं है, चावल है ये, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होगी जिसे चावल की जरूरत है, जिसके पास बदले में देने के लिए एक कपड़ा है जिसे आपको स्वयं के लिए जरूरत है। इसका अर्थ है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यानी जब तक आवश्यकताओं का दोहरा संयोग डबल कंसिडेंस दोनों की आवश्यकता का संयोग जब तक संभव नहीं है, तब तक वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान करना संभव नहीं होता है। ये ध्यान रखना आपको, दोनों व्यक्तियों का क्या होना चाहिए? दोनों को दो संयोग होना चाहिए। उसके बाद में आगे दे रखा है मुद्रा, उसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे अपन इसकी बात करें, वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों की बात करें, किसकी बात करें? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। पहली कठिनाई की बात करते हैं, दोहरा संयोग की कठिनाइयां। दोहरा संयोग की कठिनाइयां। सबसे पहले दोहरा संयोग, डबल कंसिडेंसी, यानी दोहरा संयोग जब तक नहीं होता है। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति को गाय चाहिए और किसी व्यक्ति को भैंस चाहिए, ठीक है। अब गाय चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए? भैंस होनी चाहिए, और जिसको भैंस चाहिए उसके पास क्या होना चाहिए? गाय होनी चाहिए। जब दोनों व्यक्तियों का क्या होता है? संयोग होता है, तब तो क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान करना संभव होता है। लेकिन जब सपोज करो किसी को गाय चाहिए और किसी को कंबल चाहिए, ओके, तो अब बताओ कंबल वाला गाय का किस प्रकार से मेजरमेंट करे कि कितनी इसको कंबल दे ये गाय के बदले में? तो इस ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? इसका संभव नहीं होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर ये दोहरा संयोग की कठिनाई होती है। दूसरा, इसके अंदर बात करें अपन भावी भुगतानों में कठिनाइयां। भावी भुगतान का मतलब क्या होता है? भविष्य में पेमेंट, ड्यू पेमेंट, यानी आज अपन की कोई ट्रांजैक्शन है, कोई सौदा है, कोई व्यवहार आपने उधार में कर लिया, लेकिन भविष्य में उसका भुगतान कैसे करें? भविष्य में उसका भुगतान कैसे करें, ये भी क्या होता है? कठिनाइयां होती है। जैसे मुद्रा में अपन क्या कर सकते हैं? इसका संयोग को, इस समस्या को दूर कर सकते हैं। किसी से आपने पैसा लिया, आप 5 साल बाद में उसको विथ इंटरेस्ट पे कर सकते हो। लेकिन आज आपने 5 बोरी किसी से गेहूं के लिए है, और 10 साल बाद में गेहूं की बोरी लौटाओगे, तो अगला उसके बदले में क्या लेगा आपको? कैसे उसको लौटाओगे? जैसे आज मुद्रा 10,000 रुपये आपने लिए, तो 10,000 रुपये 5 साल में उसके विथ इंटरेस्ट आप पे कर सकते हो, इजी वे में पे कर सकते हो। लेकिन जब 5 क्विंटल आपने गेहूं किसी से उधार लिए हैं, भविष्य में वापस चुकाओ तो कैसे चुकाओगे? ये कठिनाई उत्पन्न होती है। तो ये क्या होता है कि भावी भुगतानों में इसकी क्या होती है? कठिनाई होती है। तीसरा तीसरा होता है स्टोरेज। स्टोरेज स्टोरेज का मतलब क्या होता है? संग्रह में कठिनाई। संग्रह का मतलब क्या होता है? जैसे कोई किसान होता है, उस खेत में 100 बोरी गेहूं की हो गई, ठीक है। अब मुद्रा प्रचलन में नहीं है, मुद्रा प्रचलन में नहीं है। अब 100 बोरी गेहूं की हो गई, तो 100 बोरी क्या करेगा? वो अपने घर पे लाके रख देगा। अब तो वो 100 बोरियां कि उसके घर पे कितने साल पड़े रहेंगे? 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज होगा तो क्या होगा? उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ऐसा कि इसलिए होता है
कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसके अंदर अपना क्या करना है, वस्तुओं का संयोग नहीं कर सकते, संग्रह नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास 10 गाय हो गई, 15 गाय हो गई, तो क्या करेगा वो? क्या वो कैसे स्टोर करेगा वो? ऐसे वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में होती, क्या करेगा? उनको बेच देगा मार्केट में। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? ये कठिनाइयाँ होती हैं। जो तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयाँ होती हैं, इन कठिनाई के कारण क्या होता है, भारत में विश्व भर में क्या होता है, मुद्रा का विकास होता है। तो आपसे पूछे कि वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयाँ कौन-कौन सी हैं? तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली प्रणाली की कठिनाइयाँ हैं। और ये आपसे ये पूछे कि मुद्रा विकास के कारण कौन से हैं? तो मुद्रा विकास के कारण भी यही है। ओके, फिर अपन आगे बात करते हैं मुद्रा की। नेक्स्ट है मुद्रा। मुद्रा, मनी, जो आपके टॉपिक से ये मेन है, पॉइंट्स लिए मैंने आपके लिए। मुद्रा, मनी, वह वस्तु। अब मुद्रा किसे कहते हैं? देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली है, उसको आपने पढ़ लिया कि जब वस्तुओं के बदले वस्तुओं का ट्रांजैक्शन होता है तो अपन उससे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ओके, क्लियर? क्लियर। दूसरा पॉइंट अपना है मुद्रा, आपके सिलेबस में। ये सभी क्लासों में आता है अर्थशास्त्र में। 9th क्लास से पढ़े तो भी आपके आता है, 10th क्लास में पढ़ोगे तो भी आपको ये आता है, 11th में पढ़ोगे तो भी आता है, 12th में भी आता है। और ये जो मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम, हर एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं। सभी कॉम्पिटिशन के लिए अच्छा क्वेश्चन है, टॉपिक है ये, सबको पढ़ना है। एक जो भी मेरे चैनल को जो भी देख रहे हैं, वो सारे इसको सब्सक्राइब करिए सबसे पहले। सब्सक्राइब करो, जिससे जो भी आपके मैं कोई वीडियो आपके लिए सेंड करता हूँ, अच्छी क्वालिटी का जो वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, वो तुरंत आपके पास पहुँचे, आप उसको आसानी से देख सकते हो। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इसमें अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करो। आगे देखो, चलो इसमें मुद्रा। मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। मुद्रा क्या होती है? विनिमय के माध्यम के रूप में। किसके रूप में? सबसे बड़ा एक है इसका फंक्शन, विनिमय का माध्यम। मुद्रा का सबसे बड़ा है, दो वस्तु पहले अपन ले रहे थे वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर, एक के बदले दूसरी वस्तु। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उन दोनों वस्तुओं के माध्यम के बीच में कौन आ गया? यहाँ पे मुद्रा। कौन आ गई? मुद्रा, मनी। मनी के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। इसका आविष्कार वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से बचने के लिए हुआ था। इससे बचने के लिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से बचने के लिए मुद्रा का विकास हुआ था। अब देखो, मुद्रा है वो अलग-अलग प्रकार की होती है। मुद्रा होती है वो अलग-अलग प्रकार की होती है। जैसे आप देखते हो, लेकिन आप तो एक ही रूप देखते हो कि मुद्रा अपन लेन-देन के रूप में काम में लेते हैं। लेकिन मुद्रा के कुछ प्रकार हैं। कैसे हैं? देखो, मुद्रा के प्रकार। पहले देखो, आदेश मुद्रा और न्यास न्यास मुद्रा। आदेश मुद्रा यानी आदेश मुद्रा कौन सी होती है? जो एक आदेश पे चलती है, सरकार के आदेश पे जो मुद्रा चलती है। प्रचलन में जो मुद्रा सरकार के आदेश के रूप में होती है, उसे कौन सी मुद्रा कहते हैं? आदेश मुद्रा कहते हैं। फेट मनी जिसको अपन बोलते हैं, फेट मनी। कौन सी मनी बोलते हैं उसको अपन? फेट मनी। देखो, फेट मनी की परिभाषा क्या होती है, मैंने यहाँ पे ली है। वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है। सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है। सभी नोट सिक्के सम्मिलित होते हैं। अब देखो, जो नोट और सिक्के हैं, ये कौन सी मनी है? ये फेट मनी है, आदेश मनी है। ठीक है, जिसको आप अपन काम में लेते हैं। जिससे लोग एक देश की कानून तौर पर विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। यानी उनको स्वीकार करने के लिए क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, सरकार द्वारा चलाई जाती है। जैसे 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? विमुद्रीकरण हुआ था, डेमोनेटाइजेशन जिसको अपन बोलते हैं। तो उस दिन, उसी रात से क्या कहा गया था अपने देश के पीएम के द्वारा कि कल से 500 और 1000 रुपए के नोट क्या होते हैं? बंद किए जाते हैं, है ना? तो आदेश था गवर्नमेंट का वो सारे नोट क्या हो गए? वो पुराने नोट बंद हो गए, नई मुद्रा प्रचलन में आ गई, है ना? तो सरकार के आदेश से ये मुद्रा चलती है। दूसरा है न्यास मुद्रा, फिड्यूशियरी मनी। वह मुद्रा होती है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि यह प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के परस्पर विश्वास पर आधारित होती है। जैसे चेक। न्यास, न्यास मनी, फिड्यूशियरी मनी, यानी दोनों के मध्य क्या होता है? विश्वास होता है। जैसे जो व्यापारी लोग होते हैं, आपस में विश्वास तो करते हैं। किसी ने कहीं से अपना वस्तु से खरीद ली, लाख की, 2 लाख की, 1 करोड़, 2 करोड़, उसको चेक दे दिया। तो चेक देने का मतलब क्या हो गया कि विश्वास है। और विश्वास किसके द्वारा दिलाया जाता है? वो सरकार के द्वारा दिलाया जाता है।
एक कागज का टुकड़ा होता है जिसे कौन चलाती है? सरकार चलाती है बैंकों के माध्यम से, इसे अपन चेक बोलते हैं। वो चेक कौन सी मनी होती है? फिड्यूशियरी मनी का यहाँ पे उदाहरण है और इसको भुगतान के रूप में इसको वह स्वीकार करता है। आगे है फुल बर्डन मनी एंड क्रेडिट मनी। कौन सी मनी? फुल बर्डन मनी एंड क्रेडिट मनी। पूर्णकाय, पूर्णकाय मुद्रा तथा साख मुद्रा। अब देखो फुल बॉर्डर्ड मनी क्या होती है? इससे अभिप्राय उस मुद्रा से होता है। कौन सी मुद्रा से? अब देखो उसी मुद्रा की पार्ट है जो मैंने पहले पढ़ा था। जो सिक्कों के रूप में जब यह मुद्रा जारी की जाती है तो इसका वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वस्तु मूल्य, वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य। इसका अर्थ समझो आप। वस्तु का मूल्य का मतलब क्या होता है? ऐसे 1 रुपए का सिक्का है, कॉइन है, तो 1 रुपए का कॉइन जिसमें जितना वेट होता है वो वेट और उसकी मार्केट वैल्यू, यानी उसको यदि 1 रुपए में यदि कोई वस्तु खरीदेंगे तो भी उतनी आएगी, और यदि उसको 1 रुपए के सिक्के को अपन तोड़ के डाल डाल के यानी उसको गला कर यदि मार्केट में बेचते तो भी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 रुपए होगी। 5 रुपए का सिक्का है, कॉइन है, तो भी क्या होगा? यदि उसके 5 रुपए से कोई वस्तु खरीदेंगे तो भी उस 5 की वैल्यू के बराबर ही आएगी, और उस 5 रुपए सिक्के को यदि अपन तोड़ के गला के मार्केट में बेचेंगे तो भी उसका मूल्य कितना होगा? 5 रुपए के बराबर ही होता है। क्लियर? और दूसरे से चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन। सिल्वर कॉइन जैसे हम दीपावली पे फंक्शन पे अपन लेके आते हैं, 500 रुपए का सिक्का, 1000 रुपए का चांदी का सिक्का, तो उस सिक्के की वैल्यू उस रुपए के बराबर होती है। जब उसका मूल्य, दोनों मूल्य उसके बराबर होते हैं। कौन कौन सा मूल्य? उसका वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य बराबर होते हैं। वो कौन सी मनी होती है? वो पूर्णकाय मुद्रा होती है। कौन सी मुद्रा होती है? पूर्णकाय मुद्रा होती है। और दूसरा जो है वो साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। इससे अभिप्राय उस मुद्रा से है जिसमें भारत में ट्रिक मूल्य से अधिक होता है। उसका जो मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, वो क्या होता है? वस्तु मूल्य से अधिक होता है। किससे होता है? वस्तु मूल्य से अधिक होता है। यानी उसकी जो ऐसे कागज का नोट है, बात करते हैं अपन, तो कागज का नोट है, 10 रुपए का नोट है। 10 रुपए नोट से अपन 10 रुपए के बराबर वस्तु बाजार से खरीद सकते हैं। लेकिन 10 रुपए के नोट को यदि अपन गला के बेच, पानी में उसको भिगो लिया, टुकड़े टुकड़े कर लिए, फिर उसको तोल के वेट में बेचते हैं, तो 10 रुपए मिल जाएंगे अपन को? नहीं मिलते हैं। तो ये कौन सी मनी है? इसे बोलते हैं क्रेडिट मनी, साख मुद्रा। तो ये साख मुद्रा का ये पार्ट होता है। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं जो मुद्रा है अपनी, अपने मुद्रा के बारे में आपने पढ़ा। अब पढ़ते हैं मुद्रा के कार्य। क्या पढ़ते हैं? मुद्रा के कार्य पढ़ते हैं। मुद्रा के कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा के कार्य, फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी। मैं मुद्रा के कार्य को यहाँ पे 2 भागों में विभाजित करता हूँ। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन? 2 पार्ट्स में। पहला तो है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य। और दूसरा है द्वितीय कार्य, सेकेंडरी फंक्शन। द्वितीय कार्य। देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन? जो प्राथमिक कार्य होते हैं वो कार्य चाहे अपने लिए हो चाहे आपके लिए हो। जैसे आपके लिए प्राथमिक कार्य क्या है? जो लड़के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए प्राइमरी फंक्शन क्या है उनका? उनका प्राथमिक कार्य है कि वो अपनी करियर के लिए पढ़ाई करें, करियर के लिए अध्ययन करें। माता-पिता ने जो उनको ड्यूटी कार्य दिए हैं उनको पूर्णतः से पालन करें। तो ये कौन सा फंक्शन है उसका? ये प्राइमरी फंक्शन के अंदर उसको शामिल करते हैं। ठीक है? जैसे आपका पढ़ना आपका प्राइमरी फंक्शन है, मोबाइल चलाना आपका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ओके? आप मोबाइल ज़्यादा चलाते हो, पढ़ते कम हो, तो आपका जो प्राथमिक कार्य है वो आपको पढ़ना है। द्वितीय कार्य कौन से होते हैं? जो प्राइमरी कार्य के अलावा जो फंक्शंस आप कंप्लीट करते हो। जैसे आप मोबाइल चलाते हो, टीवी देखते हो, बाजार में घूमने जाते हो, है ना? तो ये सारे कौन से कार्य हैं? ये सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी कार्य में के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले मुद्रा का कौन सा कार्य है? पहला है विनिमय का माध्यम। कौन सा है? विनिमय का माध्यम।
एक्सचेंज ऑफ मीडियम। मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है, मुद्रा का विकास भी इसीलिए हुआ कि मुद्रा क्या बने, विनिमय का माध्यम बने। जैसे पहले दो वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान होता था, उसमें कोई मूल्य का निर्धारण नहीं था। उनके आदान प्रदान करने में सबसे पहला जो प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम होता है। आपको कुछ वस्तु लेनी है, आपको बाजार से दूध लेके आना है तो पैसे लेके जाओगे। आपकी आवश्यकता क्या है, दूध, मिल्क परचेज करना। उस शॉपकीपर का क्या है कि वो मिल्क को बेचे। तो उन दोनों को ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, आपको मुद्रा की। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, उसका प्राइमरी फंक्शन हो गया, यानी यह कार्य उसको करना ही पड़ेगा। दूसरा है मूल्य का मापन। मूल्य का मापन, मूल्य का मापन यानी उस जो उसका वैल्यू है उसकी उसको डिसाइड करना। जैसे आप शॉपकीपर के पास गए मिल्क लेने के लिए, पैसे लेके गए, विनिमय माध्यम क्या था, पैसा, करेंसी। अब वो कितनी करेंसी का डिटर्मिनेशन हो, उसकी वैल्यू क्या हो, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, मुद्रा के द्वारा होता है। तो आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य दो कार्य हैं, विनिमय का माध्यम, अच्छे से याद रखना इसको, क्वेश्चन आता है इसका, विनिमय का माध्यम, और इसका दूसरा जो फंक्शन है वह मूल्य का मापन। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द्वितीय कार्य की बात करें, सेकेंडरी फंक्शन। अब सेकेंडरी फंक्शन में तो बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। संचय का माध्यम, मुद्रा क्या कर सकते हैं अपन, संचय कर सकते हैं, संचय का माध्यम। दूसरा भावी भुगतानों, भावी भुगतानों का माध्यम। अन्य कार्य, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो मुद्रा से अपन करते हैं। ये सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, मुद्रा के द्वितीय कार्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं मुद्रा की डेफिनेशन। मुद्रा क्या है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। सिंपल सी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज है, मुद्रा वह होती है जो मुद्रा का कार्य करे। और निश्चित रूप से मुद्रा का विकास हुआ था विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ था। इसके कार्य पढ़ते हैं। मुद्रा के कार्य, दो प्रकार के फंक्शन मैंने आपको पढ़ाई। पहला प्राथमिक प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा है द्वितीय फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में मैंने आपको दो बताई, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। यानी अपन उसको विनिमय के माध्यम के रूप में काम में ले सकते हैं और मूल्य के मापन के रूप में भी इसको काम में ले सकते हैं। दूसरा इसका सेकेंडरी फंक्शन, संचय का माध्यम, इसको संचय कर सकते हैं। और नेक्स्ट है भावी भुगतानों का मान, यानी भविष्य में मुद्रा विकास के कारण अपन फ्यूचर पेमेंट है उनको अपन क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। संचय का माध्यम, मुद्रा को अपन संचय कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर क्या होता है, किसान के खेत में 50 बोरी गेहूं की हो गई, घर में तो एक साल में वो 10 बोरी खाएगा, लेकिन 40 बोरी का क्या करे, स्टोरेज में डालेगा। 2-3 साल में क्या होगा, स्टोरेज में वो वीट्स, गेहूँ सारे खराब हो जाएंगे, उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और मुद्रा विकास के या मुद्रा के आने के बाद ये सुलभता आ गई वस्तुओं में कि वस्तु को बाजार में बेचें, उसका पैसा इकट्ठा करें, उसको बैंक में जमा कर सकते हैं। भविष्य में जब आवश्यकता पड़े अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये सारे सारे क्या है, मुद्रा के आने के कारण क्या हो गया, सारे जो सिस्टम है उसमें क्या हो गया, सुलभता आ गई। अपन आसानी से जो भी कार्य है उसको अपन आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो अपना ये यहाँ तक हो गया था, ये फंक्शन पढ़ लेना आप। इसके 4 प्रकार हैं मुद्रा के, वो पढ़ लिया आपने। क्रेडिट मनी है, बॉयडेड मनी है। उसके बाद में आगे अपना नेक्स्ट आता है इसमें मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। इसका भी छोटा क्वेश्चन आता है आपके सिलेबस में, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो मुद्रा की मांग होती है, एक मुद्रा की पूर्ति होती है। मनी ऑफ डिमांड, मनी ऑफ डिमांड, और दूसरा होता है सप्लाई। तो डिमांड का पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में इतना ही है ओनली मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति में क्या अपन इंक्लूड करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो यहाँ अपन इसको अपन अध्ययन करते हैं। तो पहले देखो मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा एक स्टॉक अवधारणा है। अब स्टॉक और प्रवाह सेमेस्टर शास्त्र के पार्ट है, ये आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको।
स्टॉक एंड फ्लो। एक तो होता है स्टॉक, स्टॉक, और दूसरा होता है फ्लो, प्रवाह चर। स्टॉक, स्टॉक और प्रवाह में ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र का, इसको याद करना आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टॉक एंड प्रवाह। स्टॉक एंड प्रवाह क्या होता है कि जो वेरिएबल होते हैं अर्थशास्त्र के अंदर, जो चर पाए जाते हैं, उनकी गणना की जाती है। जब उनकी गणना करते हैं तो उसके लिए अपन किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्टॉक एंड प्रवाह चर की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अर्थशास्त्र एक मैथमेटिक रूप है, गणितीय तथ्यों पर आधारित विषय होता है। उसको इसकी गणना करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है अपन को? गणितीय शब्दावली आवश्यकता पड़ती है। तो इन शब्दावली गणना करने की दो प्रकार से अपन गणना करते हैं इसकी। पहला है स्टॉक और दूसरा क्या है? प्रवाह। स्टॉक का मतलब क्या होता है? जिससे जिन चरों की अर्थशास्त्र में गणना किसी निश्चित बिंदु पे की जाती है उसे अपन स्टॉक कहते हैं। निश्चित बिंदु, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ है, टाइम ऑफ पॉइंट। जिन वेरिएबल्स की गणना अपन किस पे करते हैं? टाइम ऑफ पॉइंट पे करते हैं, वो सारे सारे क्या होते हैं? स्टॉक वेरिएबल होते हैं। और जिनकी गणना अपन किस में करते हैं? टाइम ऑफ पीरियड। टाइम ऑफ पीरियड, जिनकी गणना अपन टाइम ऑफ पीरियड में करते हैं, एक अवधि के अंदर करते हैं, वो सारे किसके किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? वो प्रवाह चर के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे भी अपन ने पढ़ा था कि मुद्रा की पूर्ति, अब किसका उदाहरण है? वो स्टॉक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति किसका उदाहरण है? टाइम ऑफ पॉइंट का उदाहरण है। और टाइम ऑफ पीरियड का उदाहरण क्या होता है? क्या होती है? बचत। क्या होती है? बचत। किसका उदाहरण है? टाइम ऑफ पीरियड का एग्जाम्पल है। और बचतें किसका उदाहरण है? बचतें, बचते हैं टाइम ऑफ पॉइंट का एग्जाम्पल है, और बचत और टाइम ऑफ पीरियड का एग्जाम्पल है। क्योंकि बचत होती है ना, बचत सेव, बचत होती है वो अपन रोज करते हैं। इससे पहले आप समझो कि टाइम ऑफ प्रवाह चर क्या होता है। जैसे एक टंकी है, पानी की टंकी है, पानी टंकी में पानी ऊपर से आ रहा है, नीचे पानी निकल रहा है, तो क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। और यदि मैं ये कहूँ कि एक पानी टंकी, उसमें पानी आया, पानी टैंक फुल हो गया और पानी नहीं निकल रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? वो स्टॉक का एग्जाम्पल होगा। इसी प्रकार से बचत है वो क्या होती है? प्रवाह का एग्जाम्पल होता है, और बचतें होती हैं वो स्टॉक का एग्जाम्पल होता है। क्योंकि बचतें होती है अपन रोज करते हैं, पर डे करते हैं। आपको आज आइडिया नहीं है कि आप आज कितनी बचत करोगे, लेकिन आप बता सकते हो कि मेरे मेरे पास आज तक इतनी बचतें हैं। दोनों में अंतर है। बचतें उनको बता सकते हैं अपन, बचत को अपन बता नहीं सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, तो ये ध्यान रखना आप। स्टॉक और प्रवाह क्या होता है? तो यहाँ पे जो मुद्रा की पूर्ति है वो किसका एग्जाम्पल है? वो यहाँ पे किसका है? स्टॉक अवधारणा का एग्जाम्पल होता है। मुद्रा की पूर्ति किसका एग्जाम्पल है? स्टॉक अवधारणा का एग्जाम्पल है। इससे अभिप्राय, एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा पूर्ति है। देश के लोगों के पास मुद्रा की पूर्ति का संबंध किससे होता है? देश के लोगों के पास, पब्लिक के पास, जनता के पास कितनी करेंसी अवेलेबल है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो सप्लायर होते हैं ना, जैसे बैंक है, तो मुद्रा की पूर्ति बाजार में करते हैं, तो इनको मुद्रा की पूर्ति के अंदर शामिल नहीं किया जाता। यानी पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, वो मुद्रा की पूर्ति का एग्जाम्पल होता है। क्या स्टॉक से मुद्रा की पूर्ति से मुद्रा की केवल उस स्टॉक को सम्मिलित किया जाता है जो उन लोगों के पास होता है जो मुद्रा की मांग करते हैं, न कि मुद्रा की पूर्ति करने वाले, इसको शामिल नहीं करते हैं। मुद्रा की जो मांग करते हैं, जैसे पब्लिक है, पब्लिक क्या करती है? मुद्रा की मांग करती है। बैंक थोड़ी मुद्रा की मांग करती है, पब्लिक करती है मुद्रा की मांग। तो ये मुद्रा की मांग का पार्ट है, होता है। अब देखो, मुद्रा की पूर्ति का माप है, उसको पढ़ते हैं अपन। मुद्रा की पूर्ति की डेफिनेशन और इसके मेजरमेंट। मेजरमेंट में 4 मेजरमेंट है इसकी। मुद्रा की पूर्ति के 4 माप होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है M1, दूसरा होता है M2, और तीसरा होता है M3, और चौथा होता है M4। ये मुद्रा की पूर्ति के 4 माप होते हैं। ठीक है? आपके सिलेबस में पहला है, कौन-सा है? M1। सिर्फ यही है, ये 3 आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ M1 को ही याद करना है। तो क्या होता है M1? चलो देखते हैं। मुद्रा की पूर्ति के माप, मुद्रा की पूर्ति के 4 माप है, M1, M2, M3 और M4।
सबसे पहले अपन पढ़ते हैं M1। M1 क्या होता है? M1 बराबर जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी, इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, पब्लिक ऑफ करेंसी। जनता के पास जो करेंसी होती है उसको सी से, प्लस मांग जमाई, दूसरा क्या होता है? मांग जमाई, इसको डिनोट करते हैं डीडी से, डिमांड डिपॉजिट। और तीसरा क्या होता है? डीडी का यहाँ पर अर्थ क्या हो गया? इससे अभिप्राय जनता के पास करेंसी, डीडी। तीसरा है पार्ट है वो रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, इसे बोलते हैं ओडी। तो आप इंग्लिश में इसको याद कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, M1 बराबर सी प्लस डी डी प्लस ओडी, यानी करेंसी विद द पब्लिक, जनता के पास जितनी करेंसी है उसको M1 के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये M1 का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये M1 का पार्ट है। थोड़ी जानकारी के लिए आपको बता दूं मैं, M2, M2 बराबर क्या होता है? M1 प्लस M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की बचत जमाई, पोस्ट ऑफिस, सेविंग ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो अपने डाकघर होते हैं, पोस्ट ऑफिस बोल सकते हैं इसको, डाकघर बोल सकते हैं, डाकघर की बचत जमाई। यानी जब आपको M2 का फॉर्मूला याद करना है तो M2 में क्या होता है? M1 इंक्लूड होता है। M1 में क्या पढ़ा था आपने? C प्लस डी डी प्लस OD, यानी ये तीनों चीज के अंदर ऐड होती हैं। उसके साथ साथ क्या ऐड होता है उसमें? डाकघर की बचत जमाई। उसके बाद में जब M3 पढ़ते हैं तो M3 में क्या होता है? M1 प्लस बैंकों की अवधि जमाई या कुल जमाई, कुल जमाई भी इसको अपन बोल सकते हैं, बैंकों की कुल जमाई। और चौथा है M4, इसमें क्या होता है? M3 इंक्लूड होता है और डाकघर की समझ जमाई, डाकघर की समस्त जमाई। इन तीनों को इसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं। M1 में क्या पढ़ा था आपने? M1 बराबर C प्लस डी डी प्लस OD, ये तीन चीज के अंदर। OD का मतलब क्या होता है? अदर डिपॉजिट बाय RBI, रिजर्व बैंक के द्वारा अन्य जमाई की जाती है। C4 क्या होता है? करेंसी होती है, करेंसी जो जनता के पास जो करेंसी होती है, जैसे आप हैं मैं हूँ, जो भी आपके भाई बहन लोग जो देश में निवास करते हैं, देश की जो पब्लिक होती है उसके पास जो करेंसी होती है वो C का पार्ट होती है। DD का मतलब क्या होता है? डिमांड जमाई, डिमांड डिपॉजिट, यानी मांग जमाई। मांग जमाई किसकी होती है? बैंकों की होती है, इसको इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। बाकी सब में क्या होता है? M2 में क्या होता है? M1 को इंक्लूड करते हैं, M1 में M1 को इंक्लूड करते हैं, M3 में भी M1 को इंक्लूड करते हैं और M4 में भी M3 को इंक्लूड करते हैं। फ्रेंड को एक बार देख लेना, ये आपकी क्लास है, बेसिक क्लास है, इसको आप पढ़ना, इसके नोट्स भी आपको सेंड कर देंगे और क्लास को ध्यान से देखना आप। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आएगा बैंकिंग, व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक के कार्य, व्यापारी बैंक होते हैं कैसे मुद्रा का साख सृजन करती हैं। उसके बाद में तीसरा जो इसका पार्ट होगा वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्य हैं वो इसके अंदर इंक्लूड, क्या क्या कार्य करते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।